नमस्ते और स्वागत है आपका द स्टोरीवर्स पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं कहानियों का एक अनोखा सफर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। इस चैनल पर सुनाई जाने वाली सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए हैं। अगर आपको कहानियां सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसका कोमल जेड जैसा हाथ और उसका खुरदरा बड़ा हाथ आपस में मिले और उनकी हथेलियों के बीच बिजली की एक सुनहरी चिंगारी दौड़ गई। ये स्थैतिक बिजली की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि लक्ष्य के शरीर के भीतर मौजूद बिजली के आयनों का आकस्मिक रूप से बाहर निकलना था। मीना ने हांफते हुए अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसे नहीं पता था कि ये बिजली के आयन हैं। उसने सोचा कि ये लक्ष्य के साथ स्थैतिक विद्युत की प्रतिक्रिया है। उसके लाल होंठ हल्के से सिकुड़ गए और मीना ने चुपके से लक्ष्य की ओर देखा। उसे पानी की ओर देखते हुए देखकर उसने राहत की एक हल्की सी सांस ली। तुम क्या देख रही हो? मीना ने पूछा। जल। पानी? पानी में ऐसा क्या खास है? मीना ने अपना सिर नीचे कर लिया। यह तालाब का किनारा था और पानी में दर्पण की तरह हल्की हल्की लहरें थी। पानी की सतह पर एक आकर्षक युवक, जिसका ऊपरी शरीर नंगा था और उसकी मजबूत मांसपेशियां दिखाई दे रही थी, और सफेद पोशाक में एक सुंदर परी जैसी दिखने वाली लड़की, जिसके गाल अभी भी शर्म से लाल थे, अगल बगल बैठे थे। पानी में हल्की लहरें उठीं और युवक मुस्कुराया। यह दृश्य सामंजस्यपूर्ण, मनमोहक और बेहद खूबसूरत था। लक्ष्य ने आह भरी। मुझे सच में अलग कपड़े पहनकर एक तस्वीर ले लेनी चाहिए थी, ताकि ये याद रहे। बाद में जब मैं दूसरों से मिलूंगा तो मैं गर्व से कह सकता हूं, देखो, मेरी और संत मीना की एक तस्वीर। काफी हद तक मेल खाते हैं, है ना? मीना ने लक्ष्य की ओर मुड़कर देखा। उसकी खूबसूरत आड़ू के फूल जैसी आंखों ने उसे तिरछी नजर से देखा। तुम वास्तव में बुरे इंसान नहीं हो। अगर कोई और मुझसे इस तरह बात करता तो मैं बहुत नाराज हो जाता, लेकिन मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझे चिढ़ा रहे हो, इसलिए मैं गुस्सा नहीं करूंगा। लक्ष्य मुस्कुराई। अच्छा है कि तुम समझ गए। किसी व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके रूप रंग से निर्धारित नहीं होता। तुषार की तरह वो आमतौर पर एक सज्जन और सभ्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है, लेकिन आपने जीवन और मृत्यु का सामना करते समय उसका प्रदर्शन देखा होगा। हालांकि मैं लक्ष्य भी स्वार्थी हूं और मुझमें कई कमियां हैं, लेकिन मैं कभी भी उस व्यक्ति की तरह नहीं बनूंगी जो बाहरी रूप से शानदार हो लेकिन अंदर से सड़ा हुआ हो। मीना ने हल्के से सिर हिलाया। आप एक बात में सही हैं। इस घटना के बाद मुझे लगता है कि मैं बहुत परिपक्व हो गई हूं और कुछ लोगों को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देख सकती हूं। ये अच्छी बात है। इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। इस बारे में सोचने का यही सही तरीका है। लक्ष्य खड़ी हो गई और बोली, मैं अपने कपड़े बदलने जा रही हूं। मीना ने अपना सिर घुमाते हुए कहा, क्या आपने ये नहीं कहा था कि आपके पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं बचे हैं? उस समय ये एक संयोग था। मेरे कपड़े फट गए थे और मुझे अभी तक कपड़े बदलने का मौका नहीं मिला था। अब जब मेरे पास समय है तो जाहिर है मैं इस तरह नहीं रह सकता। मीना ने गुस्से का नाटक किया और लक्ष्य हंसते हुए एक बड़े पेड़ के पीछे भाग गया और अपने स्थानिक घेरे में कुछ ढूंढने लगा। लक्ष्य ने आने से पहले 1 दर्जन से अधिक कपड़ों के सेट तैयार कर रखे थे, क्योंकि हो सकता है कि वो कई वर्षों तक फल के पेड़ को छोड़ न पाए, और कपड़े बिल्कुल आवश्यक थे। वो पत्तों से ढके हुए आदिम मनुष्य नहीं बनना चाहता था। उसने एक पल सोचा और फिर सोने के धागे से कढ़ाई किया हुआ गहरे लाल रंग का टैंग सूट निकाला। आज नव वर्ष का दिन था और कुछ उत्सवपूर्ण कपड़े पहनना अच्छा रहेगा। पिघली हुई धातु उसके कपड़ों के अंदर एक बेल्ट में बदल गई। तांग सूट पहनने के बाद लक्ष्य ने उसके अंदर 2 स्थानिक छल्ले देखे। क्योंकि करने के लिए कुछ खास नहीं था, इसलिए लक्ष्य ने पेड़ के तने से टेक लगाकर एक स्थानिक वलय खोल दिया। इस प्रकार का वलय वो स्थानिक वलय नहीं था जिसे बाद में विज्ञान
और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया था। इसका सटीक नाम मार्चिंग स्टोन था और इसे तब विकसित किया गया था जब पहली बार इथेरियल स्टोन की खोज हुई थी। अंदर की जगह 1 घन मीटर से भी कम थी, इसलिए उसमें ज्यादा सामान नहीं रखा जा सकता था, लेकिन उस समय इसे खरीदने की होड़ मच गई थी। हालांकि इन मार्चिंग स्टोन्स के अंदर का स्थान अस्थिर था और कई बार ढहने की घटनाओं के बाद इन्हें कुछ समय बाद धीरे धीरे हटा दिया गया। फिर भी कई मार्शल आर्टिस्ट उन्हें त्यागने के लिए अनिच्छुक थे और उनका उपयोग जारी रखते थे, ज्यादातर बिना किसी समस्या के। कुछ मार्शल आर्टिस्टों को मार्चिंग स्टोन ले जाने में असुविधा होती थी, इसलिए उन्होंने इसे अंगूठियों का आकार देकर अपनी उंगलियों में पहनना शुरू कर दिया। इससे ही स्थानिक वलियों के लिए प्रेरणा मिली। ये अंगूठी तीसरे भाई की थी। उसे खोलने पर उसे कई बैंक कार्ड, 2 तलवारें, एक चेन और कई अन्य चीजें मिली। लक्ष्य के लिए बैंक कार्ड बेकार थे, उनसे एक पैसा भी नहीं निकाला जा सकता था और उनसे बाद में सिर्फ बैंक को ही फायदा होता। 2 हथियारों को छोड़कर जिनकी कुछ कीमत थी, बाकी वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं था। लक्ष्य थोड़ी निराश हुई और उसने दूसरी अंगूठी फिर से उठा ली। ये अंगूठी ओजस की थी, जो एक मानसिक शक्ति वाली थी। आमतौर पर ज्योतिषी बहुत धनी होते थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार उन्हें निराशा नहीं होगी। अंदर बैंक कार्ड जैसी बेकार चीजों के अलावा एक तलवार, एक लंबा भाला और एक मीनार की ढाल थी। बस इतना ही है। लक्ष्य ने फिर से उसमें छानबीन की। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे एक कोने में एक पत्थर मिला। क्या ये उल्कापिंड है? लक्ष्य ने इसे बाहर निकाला और ध्यान से इसकी जांच की। उसके हाथ में वो पत्थर काफी भारी लग रहा था। उसका वजन उसके आकार के अनुपात में बहुत अधिक था। लक्ष्य को भी इसे पकड़ने में थोड़ी परेशानी महसूस हुई, क्योंकि इसका वजन संभवतः 100 किलोग्राम से अधिक था। ये क्या है? लक्ष्य बस बैठ गया और अपनी स्पेशल रिंग से एक छेनी और खुरचनी निकालकर पत्थर की सतह को साफ करने लगा। लक्ष्य को इस तरह के कार्यों का अच्छा अभ्यास था। आधे घंटे से भी कम समय में लक्ष्य के हाथ में अंडे के आकार का एक सुनहरा पत्थर प्रकट हुआ, जिससे लगातार तेज सुनहरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी। वाह! लक्ष्य ने पत्थर को काफी देर तक घूरते हुए इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि उसका हाथ लगभग छेद गया था और वो हंसे बिना नहीं रह सका। ये एक ग्रह का केंद्र निकला, एक ऐसा ग्रह केंद्र जो तीव्र सुनहरी ऊर्जा से ओतप्रोत था। ओजस ने इसके महत्व को नहीं पहचाना। उसने किसी तरह ये पत्थर हासिल कर लिया, लेकिन उसे इसका उद्देश्य समझ नहीं आया, इसलिए उसने इसे एक संग्रहणीय वस्तु के रूप में एक कोने में फेंक दिया। परिणाम स्वरूप ये लक्ष्य के हाथों में पहुंच गया। पृथ्वी पर गिरने वाली लियोनिड उल्का वर्षा वास्तव में एक टूटा हुआ तारा था, जिसका ग्रहीय केंद्र टुकड़ों में टूट गया था और विभिन्न ऊर्जाओं से युक्त टुकड़े पूरी दुनिया में बिखर गए थे। लक्ष्य को कुछ कोर के ठिकाने का पता था, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके बारे में उसे जानकारी नहीं थी, जैसे कि स्वर्ण ऊर्जा का कोर। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये ओजस के पास होगा। ये बहुत बढ़िया है। इससे मुझे खेती के लिए एक नई दिशा मिल गई है। 5 तत्वों में से धातु प्राथमिक तत्व है। यदि मैं इस सुनहरी ऊर्जा को अवशोषित कर सकूं, चाहे इसे तरल धातु में डालकर या अन्य हथियारों में, तो इससे उनकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाएगी। मैं शायद अपने खाली हाथों से धातु की तलवार जैसी ऊर्जा भी उत्पन्न कर सकता हूं। ये मिट्टी मेरी खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। लक्ष्य ने सुनहरे केंद्र को देखा। इसके भीतर की सुनहरी ऊर्जा अभी तक मुक्त नहीं हुई थी और इसे छूने मात्र से ही बहुत चुभन महसूस हो रही थी। यदि वो सचमुच इसके भीतर की सुनहरी ऊर्जा को आत्मसात कर लेता, तो लक्ष्य अपने नंगे हाथों से स्टील को काट सकता था। ग्रह के केंद्र को सावधानी पूर्वक अपनी अंगूठी में रखते हुए लक्ष्य को लगा कि आज वाकई उसका भाग्यशाली दिन है। अपने टैंक सूट को सीधा करते हुए वो एक दमकती हुई रोशनी के साथ
झाड़ियों से बाहर निकला और जैसे ही उसने कदम रखा, उसकी आंखें चमक उठीं। मीना वहां बैठकर एक लकड़ी का फ्रेम व्यवस्थित कर रही थी। उसके बगल में लक्ष्य द्वारा लाए गए मैंटिस के पैर पहले से ही छिलके से रहित थे और एक पेड़ की शाखा को काटकर बनाए गए ठूंठ को मेज के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। उस पर कुछ मसाले भी रखे हुए थे जो संभवतः मीना द्वारा लाए गए थे। मीना की बात करें तो उन्होंने कुछ समय बाद अपनी सफेद पुजारिन की पोशाक उतार दी थी और अब उन्होंने एक छोटी लाल जैकेट और एक लंबी लाल स्कर्ट पहन रखी थी। उसके झरने की तरह लहराते लंबे बालों को 2 पोनीटेल में बांधा गया था, जो उसके छोटे हरे रंग के सफेद चेहरे की सुंदरता को और भी बढ़ा रहे थे। इस मीना में पहले जैसी कठोर प्रवृत्ति नहीं थी, बल्कि एक दमकती हुई सुंदरता थी। अपनी लाल जैकेट की पृष्ठभूमि में वो एक प्यारी छोटी बहन की तरह दिख रही थी। लक्ष्य को बाहर आते देख मीना ने गौर किया कि उसने भी गहरे लाल रंग का तांग सूट पहना हुआ था और मुस्कुराते हुए कहा, लगता है हम दोनों की सोच एक जैसी थी। मुझे ये भी लगा कि चूंकि आज नव वर्ष का दिन है, इसलिए हमें थोड़ा और उत्सवपूर्ण पोशाक पहननी चाहिए। लक्ष्य चलकर मीना के पास बैठ गई और उसकी हल्की मनमोहक खुशबू को सूंघने लगी। उन्होंने शरारती अंदाज में हाथ से एक शाखा को छेड़ा और कहा, हमारे हुआशिया लोगों की पारंपरिक रीति रिवाजों के अनुसार नए साल के दौरान बुजुर्गों या उच्च पदस्थ लोगों को लाल लिफाफे देने चाहिए। हालांकि हम दोनों की उम्र लगभग एक जैसी है, फिर भी आप डिवाइन ग्रेस कैथेड्रल की संत हैं, जो पूरे देश में एकमात्र संत है। आपकी हैसियत और रुतबे को देखते हुए मुझे कुछ 100 मिलियन या 1 अरब का लाल लिफाफा देना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना? मीना ने लक्ष्य की ओर आंखें घुमाते हुए कहा, मैं वास्तव में एक संत हूं, लेकिन चर्च का पैसा मेरे नियंत्रण में नहीं है। मेरे पास अपनी जेब खर्च के लिए बहुत कम पैसे हैं, बहुत ही कम। अगर मैं तुम्हें सब कुछ दे भी दूं, तो भी मुझे डर है कि इससे तुम्हें निराशा ही होगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी राशि आपके सम्मान का प्रतीक है। इसे मुझे दे दो, लक्ष्य ने बेपरवाही से हाथ बढ़ाते हुए कहा। मीना ने सिर हिलाया। असल में वो उसे पैसे देना चाहती थी, लेकिन जब उसने अपना फोन निकाला तो उसे एहसास हुआ कि यहां नेटवर्क नहीं है और लक्ष्य को पैसे ट्रांसफर करने का कोई तरीका नहीं है। मीना के थोड़े शर्मिंदा चेहरे को देखकर लक्ष्य दिल खोलकर हंसी। अब लाल लिफाफा नहीं दे सकते, है ना? तो याद रखना कि तुम पर मेरा एक कर्ज है और जब तुम कर सको तो उसे दुगुना चुका देना। लक्ष्य मीना को सिर्फ चिढ़ा रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो गंभीरता से सिर हिलाकर कहेगी, मैंने इसे नोट कर लिया है। मीना के गंभीर व्यवहार को देखकर लक्ष्य समझ गई कि शायद बहुत कम लोग उससे मजाक करते होंगे और वो हर बात को गंभीरता से लेती थी। बहुत ज्यादा मजाक करना ठीक नहीं था, इसलिए वो मीना के साथ सफाई करने में जुट गया। कुछ ही देर में आग जला दी गई। लक्ष्य ने स्वयं कार्रवाई की। पिघली हुई धातु के एक छोटे टुकड़े को सींग की तरह इस्तेमाल करते हुए उसमें मैंटिस के पैरों को पिरोया और उन्हें वहीं पर भूनना शुरू कर दिया। मीना लक्ष्य के बगल में बैठी उसे मांस भूनते हुए देख रही थी। उसके हाथ उसके छोटे से चेहरे को सहारा दे रहे थे। उसकी नम गुलाबी आंखें झपक रही थी। उसकी लंबी पलकें 2 छोटे पंखों की तरह थी, जिन्हें देखना सचमुच मनमोहक था और जिसके कारण दुखी महसूस करना असंभव था। मैंटिस के पैरों का रंग धीरे धीरे बदलने लगा। मीना मसालों का लगभग पूरा सेट लेकर आई थी। लक्ष्य ने नमक छिड़का, तेल लगाया, फिर उसमें थोड़ी मिर्च और काली मिर्च मिलाई। सभी मसालों के साथ सुगंध उभर कर आई। आपका खाना वाकई बहुत अच्छा है। इसकी खुशबू बहुत ही मनमोहक है। मुझे यहां पिछले कुछ दिनों में एक भी अच्छा भोजन नहीं मिला है। आज मैं आखिरकार दावत का आनंद ले सकता हूं। इन हुनर के बिना मैं तुम्हारा आदर्श कैसे बन सकता था? लक्ष्य ने बेशर्मी से शेखी मारी। हालांकि खाना पकाने में उनकी कुशलता केवल बातों तक सीमित नहीं थी। अपने पिछले जीवन में अंतरतारकीय अंतरिक्ष में कई वर्ष बिताने
और लंबे समय तक कष्ट सहने के कारण लक्ष्य के पास शायद महान क्षमताएं नहीं थी, लेकिन वो खाने में बहुत कुशल थे। उन्होंने हजारों बार मांस को ग्रिल किया था और वह इसे सहजता और कुशलता से करते थे। खाना तैयार है, नन्हे पेटू। लक्ष्य का मांस ग्रिल किया गया था। पिघलती हुई धातु एक मेज में बदल गई, जिस पर उसने खाना रखा और फिर लाल शराब की एक बोतल निकाली। क्या आपको थोड़ी शराब चाहिए? मीना ने सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, नया साल है और अकेले शराब पीना आपके लिए उबाऊ होगा। हालांकि मुझे शराब का स्वाद खास पसंद नहीं है, तो मैं सचमुच सम्मानित महसूस कर रहा हूं। वे दोनों लकड़ी के ठूंठों पर बैठ गए। लक्ष्य ने हाथ उठाया, मेज का एक पैर तोड़ दिया और फिर मीना की आश्चर्यचकित निगाहों के सामने उसे प्लेटों, वाइन ग्लास और कटलरी में बदल दिया। आप सचमुच बहुत खर्चीले हैं, इस प्रकार से तरल धातु का उपयोग करना। हाँ, चाहे वो कितना भी कीमती क्यों न हो, वो सिर्फ एक वस्तु है। अपने स्वामी द्वारा उपयोग किया जाना इसका सम्मान है। मानसिक शक्ति के प्रवाह के साथ तरल धातु की मेज में एक और पैर जुड़ गया। हालांकि मेज का ऊपरी भाग थोड़ा पतला हो गया। ये कोई लड़ाई नहीं थी, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये पतला था या मोटा। लक्ष्य ने मीना के लिए मांस का एक टुकड़ा काटा। जैसे ही वो कुछ कहने ही वाला था, मीना ने पहले ही अपना वाइन का गिलास उठाया और लक्ष्य से कहा, आदमी, भाग्य की इस व्यवस्था के लिए मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे आपसे मिलने का मौका मिला। लक्ष्य ने भी अपना गिलास उठाया और मीना के गिलास से टकराया। मुझे संत मीना जैसी मित्र पाकर बहुत खुशी हो रही है। लक्ष्य ने रेड वाइन एक ही घूंट में पी ली, जबकि मीना ने धीरे से एक एक घूंट लिया। फिर दोनों ने जल्दी से स्वादिष्ट भुना हुआ मांस खाना शुरू कर दिया। लक्ष्य तूफान की तरह तेजी से खाता था, जबकि मीना छोटे छोटे नजाकत भरे निवाले लेती थी। उसे बचपन से ही ऐसी ट्रेनिंग मिली थी जिसकी ज्यादातर लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उसकी हर हरकत खूबसूरत थी और वो कभी भी अपना संयम नहीं खोती थी, चाहे कितनी भी भूख क्यों न हो। रात होते होते उन दोनों ने 20 किलो से अधिक भुना हुआ मांस और 3 बोतल लाल शराब खत्म कर दी थी। लक्ष्य ने खुद 18 किलो से अधिक मांस खाया था और 2 बोतल शराब पी ली थी। मीना को कम भूख लगती थी और वो लगभग 2 किलो मांस खाती थी। सफाई करने और पिघली हुई धातु को समेटने के बाद लक्ष्य ने अपना छोटा सा घोंसला व्यवस्थित किया और मीना के रहने के लिए उसे तैयार किया। फिर उसने पास ही में फूलों की पंखुड़ियां बिछा दी और आराम करने के लिए तैयार हो गया। हालांकि मीना ने लक्ष्य को तुरंत जाने नहीं दिया। थोड़ी नशे में होने के कारण उसने लक्ष्य को बातचीत में शामिल करने पर जोर दिया और कहा कि उन्हें नए साल की पूर्व संध्या पर शौ सुई के लिए जागना है और वो पूरी रात बातें करना चाहती है। दोनों लक्ष्य के छोटे से घोंसले में अगल-बगल लेटे हुए थे और आकाश की ओर देखते हुए कैजुअली बातें कर रहे थे। लक्ष्य, क्या आपके पास यहां बिताए जाने वाले समय के लिए कोई विशेष योजना है? मीना ने पूछा। वो लक्ष्य को अपना आदर्श तभी कहती थी जब वो बहुत खुश होती थी। सामान्यतः वो उसे उसके नाम से ही पुकारती थी। क्या मैंने आज सुबह तुम्हें उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए नहीं कहा था? उसने मुझे कुछ जानकारी दी। इस घने जंगल में 3 ऐसी जगह हैं जहां तारा क्रिस्टल सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन वे सभी बेहद खतरनाक हैं। मैं कुछ समय तक साधना करके अपनी शक्ति बढ़ाने की योजना बना रहा हूं और फिर उन जगहों पर जाकर और तारा क्रिस्टल की तलाश करूंगा। तो फिर मैं आपके साथ क्यों न चलूं? मीना ने अपना सिर झुकाकर लक्ष्य से पूछा, जिसके चारों ओर ऑर्किड और कस्तूरी जैसी सुगंध फैली हुई थी। बिल्कुल, हमारे वर्तमान बैच के लोग बिखरे हुए हैं और मेरा अनुमान है कि ऐसे समय अवश्य आएंगे जब हमें अन्य बैचों के छात्रों से मुकाबला करना पड़ेगा। एक और व्यक्ति का होना एक और ताकत का स्रोत है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। मीना इस समय आंतरिक रूप से असुरक्षित महसूस कर रही थी और चूंकि लक्ष्य ने उसे बचाया था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से
उस पर भरोसा कर रही थी। उसके मुंह से निकले ये अनजाने शब्द पुरुषों के लिए असाधारण आकर्षण शक्ति रखते थे। लक्ष्य को भी भीतर ही भीतर गर्व का अनुभव हुआ। ये उसका बचकानापन नहीं था, ये तो बस एक पुरुष का स्वभाव था। इतनी अद्वितीय सुंदरता का विश्वास पाना अपने आप में सौभाग्य की बात थी। उन भावनाओं को दरकिनार करते हुए लक्ष्य ने जोरदार अंगड़ाई ली और आकाश की ओर देखते हुए कहा, काश अब हम तारों से भरा आकाश देख पाते। यहां आने के बाद से मैंने अभी तक एक भी तारा नहीं देखा है। मेरे पास एक तरीका है। मीना ने मुस्कुराते हुए धीरे से अपनी बाहों में हाथ डाला और अपने कपड़ों के अंदर से तारों को देखने वाला दर्पण निकाला। जैसे ही उसकी उंगलियां चली, उसकी छाती पर सफेद रंग की एक मनमोहक चमक लक्ष्य की आंखों में चुपचाप समा गई, जिससे वो क्षण भर के लिए चकित हो गया। थोड़ी नशे में धुत मीना ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और तारामंडल देखने वाला दर्पण लक्ष्य को देते हुए बोली, इस वस्तु का एक अद्भुत उपयोग है। यदि आप इसमें आंतरिक ऊर्जा प्रवाहित करें तो आप तारों से भरे आकाश में गहराई तक देख सकते हैं। किसी व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा जितनी अधिक होगी, वो उतना ही दूर तक देख पाएगा। कहा जाता है कि मेरे गुरु के गुरु आकाश गंगा के भीतर की स्थिति को देख सकते थे। इतना जादुई? लक्ष्य आश्चर्यचकित रह गया। उसने तारों को देखने वाला दर्पण उठाया और उसमें देखा। कोर एनर्जी डाली गई और जल्द ही तारामंडल देखने वाले दर्पण पर तारों की एक विशाल नदी दिखाई दी। आमतौर पर दिखाई देने वाले तारकीय नाभिकों के विपरीत दर्पण पर दिखाई देने वाले ग्रहों की रूपरेखा अस्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी, न कि वे सामान्य रूप से दिखाई देने वाले प्रकाश के छोटे बिंदुओं के रूप में। लक्ष्य की रुचि बढ़ती गई और उसने कोर एनर्जी का प्रवाह बढ़ा दिया। जल्द ही उसने चंद्रमा पर मौजूद गड्ढे, मंगल ग्रह पर रेत के टीले, बृहस्पति के बाहर चमकता हुआ बृहस्पति वलय और उससे भी दूर स्थानों पर सौर मंडल के किनारे चुपचाप विचरण करता हुआ प्लूटो देखा। हालांकि वो केवल एक धुंधली छाया मात्र थी। उसकी आंतरिक ऊर्जा को उसकी अधिकतम क्षमता तक पहुंचा दिया गया था, लेकिन फिर भी वो आगे कुछ भी नहीं देख पा रहा था। ये तो बहुत ही जादुई है। ये खजाना बेहद महत्वपूर्ण है। लक्ष्य ने आधे घंटे तक लगातार तारों को देखता रहा। फिर उसने तारों को देखने वाला दर्पण नीचे रख दिया। उसका दिल भावनाओं से उमड़ रहा था। जब तक उसके पास ये वस्तु थी, जैसे जैसे उसका क्षेत्र और उन्नत होता गया, वो सौर मंडल के बाहर की दुनिया देख सकता था। यदि वो युद्ध देवता के स्तर तक पहुंच जाता तो वो और भी दूर तक देख पाता। यदि वो तारा मंडल में प्रवेश कर जाता तो क्या वो आकाश गंगा में कई प्रकाश वर्ष दूर की स्थितियों को देख पाता। अगर ये सचमुच संभव होता तो जब अलौकिक सभ्यता ने आक्रमण किया होता तो क्या वे इसे पहले ही पहचान कर तैयारी नहीं कर लेते। अपने पुनर्जन्म के बाद से लक्ष्य को पहली बार अलौकिक सभ्यता का प्रतिरोध करने की उम्मीद दिखाई दी। जैसे ही वो मीना से कुछ कहने ही वाला था, उसे अपने कंधे पर भार महसूस हुआ। सिर घुमाकर देखा तो पाया कि मीना कुछ देर पहले ही सो गई थी। उसके लंबे सुंदर बाल फैले हुए थे और उसका सुंदर चेहरा उसके कंधे पर टिका हुआ था। उसकी सांसें नियमित थी। लक्ष्य ने मीना के लंबे बालों को धीरे से सहलाया। उसके दिल में एक कोमलता सी उठ उठी। अगर वो उससे न मिला होता तो कोई बात नहीं, लेकिन चूंकि वो उससे मिल चुका था, इसलिए वो मीना को अपने पिछले जीवन के रास्ते पर नहीं चलने दे सकता था। मीना का छोटा हाथ उठाकर लक्ष्य ने तारामंडल देखने वाला दर्पण उसकी हथेली में रख दिया। जब वो धीरे से दूर हटा तो मीना को मानो उसके जाने का आभास हो गया। वो थोड़ी सी हिली और उसके चेहरे पर नाखुशी के भाव दिखाई दिए। लक्ष्य मुस्कुराया और धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया। कुछ देर बाद ही वो शांत हुई। उसे पंखुड़ियों से ढककर लक्ष्य अपने छोटे से घोंसले से निकला और पानी के कुंड के किनारे चला गया। आज वो बिजली की नदी की साधना जारी नहीं रखना चाहता था। उसने इस भाले की तकनीक में लगभग महारत हासिल कर ली थी और भविष्य में इसे धीरे धीरे
और निखारने की ही आवश्यकता थी। अब उसके पास करने के लिए कुछ और महत्वपूर्ण कार्य था। दूसरे ग्रह के मूल तत्व को अवशोषित करना। उसके शरीर के भीतर पहले से ही एक काला तारा मौजूद था, इसलिए दूसरा बनाना असंभव था। हालांकि वो ग्रह के केंद्र में निहित ठंडी ऊर्जा को महत्व देता था, और उसने सोचा कि इस बार ऊर्जा का अवशोषण पिछली बार जितना कठिन नहीं होना चाहिए। उसके आसपास सब कुछ शांत था। लक्ष्य पानी के कुंड के किनारे बैठ गया और उसने ग्रह का मूल भाग निकाल लिया। इस ग्रह के केंद्र में एक अत्यंत तीव्र धात्विक आभा थी। यह किसी एक प्रकार की धातु नहीं थी, फिर भी यह सभी प्रकार की धातुओं से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। लक्ष्य को लगा कि अब उसकी स्थिति एकदम सही है, और उसने ग्रह के केंद्र को अपने डैंटेन के पास रख दिया। अपनी मूल ऊर्जा को धीरे धीरे प्रसारित करते हुए ग्रह के केंद्र पर सुनहरी रोशनी की एक लकीर दिखाई दी और उसके डैंटेन में प्रवेश कर गई। हा, लक्ष्य ने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया और दर्द से करा उठा। दर्द असहनीय था। हालांकि तेज धातुई आभा से उसके शरीर को शारीरिक रूप से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसने उसके दांतियान पर असर डाला, जिससे लक्ष्य को असहनीय दर्द हुआ। ऐसा लगा मानो उसके दांतियान पर किसी तेज चाकू से बेरमी से वार किया गया हो, और लक्ष्य के पूरे शरीर पर तुरंत पसीना फूट पड़ा। ये तो बहुत बुरा है, मैंने इसे हल्के में ले लिया। इस धातु ऊर्जा की तीव्रता मेरी कल्पना से कहीं अधिक है। ये तो धातु आभा का सिर्फ एक अंश है, और अनुमानतः इस ग्रह के केंद्र में लगभग 10,000 अंश समाहित है। इन्हें एक एक करके अवशोषित करना निश्चित रूप से 1-2 दिन में संभव नहीं होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस धातु ऊर्जा के मूल तत्व को आत्मसात करना ही होगा। अगर 1 दिन में नहीं तो 2 दिन, अगर 2 दिन में भी नहीं तो 1 महीना। देर सवेर ये पूरी तरह से आत्मसात हो ही जाएगा। धातु ऊर्जा के पहले अंश को अंधेरे तारे में समायोजित करने में बड़ी कठिनाई के बाद लक्ष्य ने दूसरे अंश को अवशोषित करना शुरू करने से पहले लंबे समय तक विश्राम किया। दूसरी बार लक्ष्य तैयार था और थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। दर्द के मारे उसका पूरा शरीर कांप रहा था और उसे ठीक होने में काफी समय लगा। हे भगवान, ग्रह के केंद्र को अवशोषित करना हमेशा इतना कष्टदायक क्यों होता है? तैयारी के बावजूद भी इस दर्द को सहना इतना मुश्किल है। इस बार लक्ष्य ने धातु ऊर्जा के तीसरे सूत्र को अवशोषित करने का साहस जुटाने से पहले काफी देर तक विश्राम किया। 3 धाराओं को अवशोषित करने के बाद वो धातु की ऊर्जा के प्रभावों का परीक्षण करना चाहता था। उसने अपनी उंगली उठाई और सामने एक पेड़ के तने की ओर इशारा किया। लक्ष्य की भविष्यवाणी के अनुसार धातु ऊर्जा उसकी उंगली की नोक से निकलकर आसानी से पेड़ के तने को भेद देगी, लेकिन अंततः धातु ऊर्जा सफलतापूर्वक बाहर नहीं निकल पाई। ये चुपचाप अंधेरे तारे के अंदर ही रह गई। अब मुझे समझ आ गया है, इस धातु ऊर्जा की मात्रा अभी बहुत कम है। इसने अपना चक्र नहीं बनाया है। मुझे इस पूरे ग्रह के केंद्र को पूरी तरह से अवशोषित करना होगा। तभी धातु ऊर्जा एक स्वपोषित, अनंत और मनचाहे उपयोग के लिए उपलब्ध चक्र बनाएगी। सिद्धांत को समझने के बाद लक्ष्य ने पूरी रात पानी के कुंड के पास साधना की। अत्यधिक पीड़ा सहना, एक एक करके एक धागे को अवशोषित करने से लेकर 3-3 धागे और अंत में 5-5 धागे तक अवशोषित करना, ये सब केवल लक्ष्य जैसी मजबूत आत्मा वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। एक ही रात में लक्ष्य ने धातु की ऊर्जा के पूरे 300 अंशों को अवशोषित कर लिया। सुबह होते ही उसने कुछ भी ग्रहण करना बंद कर दिया। दर्द के कारण उसकी मांसपेशियां अभी भी अनियंत्रित रूप से फड़क रही थी। एक रात के गहन चिंतन के बाद धातु ऊर्जा के मूल का लगभग 31वां हिस्सा अवशोषित हो चुका था। ये लगभग उतना ही है जितना मैंने अनुमान लगाया था। इस ग्रह के केंद्र में कुल धातु ऊर्जा लगभग 10,000 रेशों के बराबर है। यदि अंतिम चरण में गति बढ़ भी जाए
तब भी इस प्रक्रिया को पूरा होने में लगभग 10 दिन या आधा महीना लग जाएगा। एक बार जब मेटल क्यूई कोर का अवशोषण पूरा हो जाएगा, तो मेरा अनुमान है कि मेरा गुरुत्वाकर्षण एक और स्तर ऊपर चला जाएगा। ये एक और लाभ है। लक्ष्य को खड़े होने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए उसने अपनी मांसपेशियों की मालिश की। तभी अचानक उसे मीना की घबराहट भरी चीख सुनाई दी। लक्ष्य, लक्ष्य, तुम कहाँ हो? मैं यहां हूं। लक्ष्य ने खड़े होने के लिए संघर्ष करते हुए उत्तर दिया। एक सुगंधित हवा उसके ऊपर से गुजरी और मीना दौड़कर आई और जल्दी से लक्ष्य को उठने में मदद की। तुम्हें क्या हुआ? संत के चिंतित चेहरे को देखकर लक्ष्य मुस्कुराया। कुछ नहीं, मैंने अभ्यास थोड़ा ज्यादा कर लिया और मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। आपको अपने अभ्यास में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं भी कल नशे में था और बेहोशी की हालत में सो गया था। मीना थोड़ी शर्मिंदा थी। वो एक मेंटलिस्ट भी थी और उसे ज्यादा नींद की जरूरत नहीं थी। वो कल रात नशे में होने के कारण ही इतनी देर सो पाई थी। लक्ष्य ने अपनी उंगली से उसके नीले सफेद माथे को हल्के से थपथपाया। जाओ नहा लो, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं। मीना एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसे दूसरों के अंतरंग इशारों की आदत नहीं थी। संत होने के नाते उसे हमेशा सबसे ऊंचा दर्जा प्राप्त था और यहां तक कि दूसरी औरतें भी उसके बहुत करीब आने की हिम्मत नहीं करती थी। फिर भी जब उसने लक्ष्य को उठने में मदद की और लक्ष्य ने हल्के से उसके माथे पर थपथपाया, तो उसे इन क्रियाओं में कुछ भी अस्वाभाविक नहीं लगा। मानो ये बिल्कुल स्वाभाविक ही था। स्टारी फ्रूट ट्री में आने के बाद से लक्ष्य ने अपने छोटे से घर में सबसे शांतिपूर्ण और आनंदमय समय बिताया। कभी कभी वो और मीना एक साथ उत्परिवर्तित जानवरों का शिकार करते थे और आसपास के तारा क्रिस्टल की खोज करते थे। अगर खाने योग्य उत्परिवर्तित जानवर होते, तो लक्ष्य उन्हें स्वादिष्ट भोजन पकाने के लिए वापस ले आती। अपने अथक प्रयासों के माध्यम से उन्होंने इस अवधि के दौरान काफी सफलता प्राप्त की, जिसमें 1 दर्जन से अधिक तारे के कोर क्रिस्टल, 10 से अधिक उल्कापिंड क्रिस्टल, 9 धूमकेतु क्रिस्टल और यहां तक कि उच्च ऊंचाई पर एक ग्रहीय क्रिस्टल भी शामिल थे। सभी छोटे तारा क्रिस्टल लक्ष्य द्वारा अवशोषित कर लिए गए, क्योंकि मीना 9वें स्तर की योद्धा थी और उन्हें अवशोषित करने का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मीना ने केवल उसे ग्रहीय क्रिस्टल को अवशोषित किया, जिससे उसकी दांत्यांची में थोड़ी वृद्धि हुई, लेकिन वो अभी भी 9वें स्तर के शिखर तक नहीं पहुंची थी। उस अवस्था में उसे उल्लेखनीय प्रभाव के लिए तारकीय क्रिस्टल को अवशोषित करने की आवश्यकता थी। लक्ष्य द्वारा पहले से बचाए गए धूमकेतु क्रिस्टल के साथ मिलकर उसका स्तर अंततः चौथे स्तर के अंतिम चरण तक पहुंच गया, जो शिखर के करीब था। अपने खाली समय में दोनों एक दूसरे से वाद विवाद किया करते थे। मीना से लड़ते समय ही लक्ष्य को उसकी जबरदस्त ताकत का एहसास हुआ। वो अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी बार बार हार जाता था। अगर वो कभी कभार हावी होकर लाइट अंकिता रिवर बसा का इस्तेमाल करता, तभी वो मीना को कुछ समय के लिए दबा पाता। हालांकि मीना हमेशा पलटवार करने का कोई न कोई तरीका ढूंढ लेती थी और उनके बीच हुए कई मुकाबलों में लक्ष्य की जीत का प्रतिशत 0 ही रहा। लक्ष्य ने यह भी पाया कि मीना की याददाश्त असाधारण रूप से मजबूत थी। कुछ बार देखने के बाद वो लक्ष्य की चालों को काफी कुशलता से कर सकती थी, जिससे वास्तव में एक प्रतिभाशाली के रूप में उसकी प्रतिष्ठा सार्थक साबित हुई। फिर भी लक्ष्य की प्रगति भी स्पष्ट थी। मीना के लिए उसके खिलाफ जीत हासिल करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। यहां तक कि जब वो जीत भी जाती थी, तो वो पसीने से तरबतर हो जाती थी। अगर ये सिर्फ शारीरिक सहन शक्ति की परीक्षा होती, तो भी वो लक्ष्य से थोड़ी कमतर ही होती। जब भी ऐसा होता था, लक्ष्य का काम एक पहरेदार के रूप में काम करना और ये देखना होता था कि कोई पास तो नहीं आ रहा है, जबकि मीना तालाब में नहाने चली जाती थी। लक्ष्य अपनी सतर्कता में बहुत मेहनती था। हालांकि उसका दिल काफी बेचैन रहता था, लेकिन उसने कभी भी झांक कर नहीं देखा। रात में बातचीत
और तारों को निहारने के अलावा दोनों व्यक्तिगत रूप से साधना करते थे। मीना भी बहुत मेहनती थी। उसकी साधना का समय लक्ष्य से कम नहीं था। हालांकि लक्ष्य ने उससे कभी नहीं पूछा कि वो किस चीज का अभ्यास कर रही है, क्योंकि मार्शल आर्टिस्टों के बीच ये एक नियम था। ग्रह के केंद्र को अवशोषित करने की प्रक्रिया दिन प्रतिदिन तेज होती गई। लक्ष्य ने मीना को शुरू से ही बता दिया था कि उसे आधा महीना चाहिए और उस समय के भीतर उसकी साधना पूरी हो जानी चाहिए, जिसके बाद वे चले जाएंगे। पहले दिन लक्ष्य ने 300 धाराओं की सुनहरी ऊर्जा को अवशोषित किया। दूसरी रात को उसने 500 धाराएं अवशोषित की, क्योंकि वो धीरे धीरे दर्द का आदी हो गया था और उसे ये कम असहनीय लगने लगा था। तीसरी रात को लक्ष्य ने 800 धाराओं को अवशोषित कर लिया। चौथे दिन सुनहरी ऊर्जा की पूरी 1000 धाराएं प्रवाहित हुई। हालांकि ये लगभग उनकी सीमा थी। पांचवें, छठे और उसके बाद के दिनों में प्रतिदिन 1000 धाराएं प्रवाहित होती रहीं और ग्रह के केंद्र में मौजूद स्वर्णिम ऊर्जा तेजी से कम होती गई। हर सुबह जब लक्ष्य दर्द से तड़प रहा होता था, तो मीना चुपचाप उसके पास आती, उसका पसीना पोंछती और फिर उसके बगल में बैठ जाती। लक्ष्य को अपना सिर उसकी कोमल छाती पर रखने देती और दर्द से राहत दिलाने के लिए धीरे धीरे उसकी मांसपेशियों की मालिश करती। उसके लंबे बाल सहजता से लहराते थे और लड़की की मनमोहक खुशबू हवा में फैल जाती थी। लक्ष्य ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनके आसपास का वातावरण गर्म और कुछ हद तक अस्पष्ट था। ऐसे क्षणों में मीना का चेहरा भी थोड़ा लाल हो जाता था। वो जानती थी कि यह थोड़ा अनुचित हो सकता है, लेकिन लक्ष्य को इतनी असहनीय पीड़ा में देखकर उसे हमेशा दुख होता था। अगर इससे लक्ष्य को बेहतर महसूस हो सकता था, तो वो ऐसा करने को तैयार थी। यह सिलसिला 12 दिनों तक जारी रहा। 12वीं रात को लक्ष्य ने अंतः ग्रह के केंद्र से सुनहरी ऊर्जा का अंतिम अंश भी अवशोषित कर लिया। इसी क्षण उनके दांतियान में अंततः परिवर्तन आया। सटीक रूप से कहें तो उसके दांतियान के भीतर तैरता हुआ काला तारा ही बदल गया था। उस अंधकारमय तारे पर सुनहरी ऊर्जा की धाराएं प्रवाहित हुई और बिजली के आयनों के साथ विलीन हो गई। क्योंकि वे दोनों दांतियान के भीतर थे और दांतियान की ऊर्जा एक कड़ी के रूप में काम कर रही थी, इसलिए दोनों ने एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं किया। वास्तव में वे पूरी तरह से एक दूसरे में विलीन हो गए। धातु की ऊर्जा अविनाशी, अविश्वसनीय रूप से तेज, शरीर से स्वतंत्र रूप से उत्सर्जित की जा सकती है या ये हथियारों को ढक सकती है। हालांकि धातु की ऊर्जा में एक कमी है, इसकी गति उतनी तेज नहीं होती। लेकिन अब बिजली के आयनों के साथ इसके संलयन से इस दोष की भी भरपाई हो गई है। मैं अब इसका असर आजमा सकता हूं। लक्ष्य ने अपनी आंखें खोली। आधी रात का समय था। उसने अचानक अपना हाथ उठाया और उसी पेड़ के तने को निशाना बनाया जिसे वो पिछली बार भेदने में असफल रहा था। खुली हथेली के साथ लक्ष्य की हथेली बिजली की रोशनी से घिरी हुई थी, जो उसके चारों ओर लहराते पेड़ों की छाया को रोशन कर रही थी। जाना, लक्ष्य की हथेली से सैकड़ों सुनहरी ऊर्जा की धाराएं निकली और लगभग 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से में पेड़ के तने से टकरा गई। पफ 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 पफ। लकड़ी के बुरादे की एक बौछार उड़ी और बिजली की रोशनी में लक्ष्य ने देखा कि पेड़ के तने का वो हिस्सा जिस पर प्रहार हुआ था, लगभग कई दसियों वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्र एक छलनी की तरह छलनी हो गया था, जो अनगिनत छोटे छोटे छेदों से ढका हुआ था। सुनहरी ऊर्जा पेड़ के तने को भेदते हुए आगे बढ़ती रही, फिर कुछ और पत्तियों को पार करते हुए अंत में लक्ष्य की दृष्टि से ओझल हो गई। कितनी जबरदस्त शक्ति है! ये स्वर्णिम ऊर्जा वास्तव में अविनाशी है। बिजली की गति के साथ मिलकर इनकी घातकता दोगुनी हो जाती है। आम दुश्मनों से निपटने के लिए मुझे हथियारों का इस्तेमाल करने की भी जरूरत नहीं है। सुनहरी ऊर्जा से किया गया ये छुपकर हमला अधिकांश विरोधियों को मारने के लिए पर्याप्त है।
ये बिजली के आयनों के साथ मिलकर होता है। यदि मैं बिजली के फोटोनों की शक्ति को समझ सकता हूं, तो स्वर्णिम ऊर्जा की शक्ति और भी अधिक बढ़ जानी चाहिए। सैकड़ों स्वर्णिम ऊर्जा धाराओं को खो देने के बाद लक्ष्य के शरीर के भीतर स्थित अंधकारमय तारा घूमने लगा। लक्ष्य को स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा था कि उसकी सुनहरी ऊर्जा फिर से उत्पन्न हो रही है। जब तक वो इसे एक साथ पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर लेता, अंधेरे तारे की उपस्थिति में लक्ष्य की सुनहरी ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। स्वर्णिम ऊर्जा को बाह्य रूप देने का प्रयोग करने के बाद लक्ष्य फिर से खड़ा हो गया और उसने अपना चमकीला चांदी का भाला निकाल लिया। एक विचार के साथ सुनहरी ऊर्जा का संचार हुआ और चमकीला चांदी का भाला तुरंत बदल गया। इसका मूल रूप से चांदी का शाफ्ट सोने और चांदी में परिवर्तित हो गया, जिससे इसकी मजबूती स्पष्ट रूप से दोगुनी से अधिक हो गई। बहुत अच्छा, मेरा चमकीला चांदी का भाला कोई दुर्लभ दिव्य हथियार नहीं है। इसका बाजार मूल्य केवल 30 मिलियन है, लेकिन स्वर्णिम ऊर्जा के संवर्धन के साथ इसकी शक्ति अब केवल एक तारा हथियार के बाद दूसरे स्थान पर है। लक्ष्य के पास अपने पिछले जीवन में एक उत्कृष्ट हथियार था, और हालांकि ये शीर्ष श्रेणी का नहीं था, फिर भी ये काफी अच्छा था। इसलिए वो स्वाभाविक रूप से एक अच्छे हथियार के महत्व को समझता था। ब्राइट सिल्वर स्पीयर पहले तो सिर्फ काम चलाऊ था, लेकिन गोल्डन ची ऑगमेंटेशन के साथ, हालांकि ये अभी भी किसी स्टार वेपन से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन ये बाजार में उपलब्ध किसी भी हथियार से कहीं बेहतर हो गया था। ब्राइट सिल्वर स्पीयर का परीक्षण करने के बाद लक्ष्य ने तरल धातु में स्वर्णिम ऊर्जा का संचार किया। तरल धातु भी चांदी ही थी, लेकिन उसमें स्वर्णिम ऊर्जा प्रवाहित होने के बाद वो पूरी तरह से सुनहरी हो गई। इसकी ताकत और कठोरता में एक दर्जे से अधिक की वृद्धि हुई और ये मूल रूप से एक दिव्य हथियार के स्तर तक पहुंच गया। महान घातक हथियार स्वर्णिम ऊर्जा को प्राप्त करने के अलावा लक्ष्य की एक अन्य क्षमता भी मजबूत हुई, गुरुत्वाकर्षण। उन्होंने पहले ही एक ग्रह के कोर का एक टुकड़ा अवशोषित कर लिया था, और गुरुत्वाकर्षण पहले से ही बहुत उपयोगी था, जिसने लक्ष्य को कई लड़ाइयों में बहुत मदद प्रदान की। अब जब उसने दूसरा टुकड़ा भी अवशोषित कर लिया, तो उसका गुरुत्वाकर्षण तुरंत दोगुना हो गया। जब लक्ष्य ने एक अविश्वसनीय रूप से विशाल टूटे हुए पेड़ के तने को जबरदस्ती उठाया, तो उसे पता चला कि अब उसके गुरुत्वाकर्षण का उपयोग साधारण प्राथमिक युद्ध देवताओं के खिलाफ लड़ाई में किया जा सकता है। उसने आकर्षित हुए पेड़ को छोड़ दिया और वो एक जोरदार आवाज के साथ गिर गया। अपने पीछे कुछ हलचल महसूस करते हुए लक्ष्य ने मुड़कर देखा तो मीना उसके पीछे खड़ी थी। आज मीना ने हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी थी। उसके लंबे बाल उसकी पतली गर्दन के एक तरफ बंधे हुए थे। उसके हाथ उसके पेट के सामने जुड़े हुए थे। वो लक्ष्य को ऐसे देख रही थी जैसे उसे कुछ कहना हो, लेकिन वो हिचकिचा रही हो। मीना, क्या हुआ? क्या तुम अभ्यास नहीं कर रही हो? लक्ष्य ने पूछा। नहीं, मैं आपको अभ्यास करते हुए देख रहा था। अरे, मुझे देख रहे हो? कब से देख रहे हो? पूरी रात। आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मीना ने लक्ष्य की ओर देखा। ऐसा लगता है कि आपकी क्षमताएं बहुत शक्तिशाली हो गई है। क्या आप मूल रूप से हर चीज में सफल हो गए हैं? लक्ष्य ने खुशी के साथ सिर हिलाया। हाँ, मैं मूल रूप से हर चीज में सफल हो गई हूं। यहां मौजूद धूमकेतु क्रिस्टल भी मेरे द्वारा अवशोषित कर लिया गया है। अब हम आखिरकार यहां से निकल सकते हैं और अधिक तारा क्रिस्टल की खोज कर सकते हैं। बधाई हो। आपने कहा था कि आप आधे महीने में सफल हो जाएंगे, लेकिन आप केवल 12 दिनों में ही सफल हो गए हैं। हाँ, मैंने आधे महीने की योजना बनाई थी, इसलिए मैं निर्धारित समय से 3 दिन आगे हूं। तो क्या हम कल सुबह यहां से रवाना होंगे? मीना ने फिर पूछा। लक्ष्य ने सिर हिलाया। उसने मूल रूप से यहां वो सब कुछ पूरा कर लिया था जो उसे करने की आवश्यकता थी। उसने लाइट अंकिता स्पीयर रिवर सीख ली थी, गोल्डन क्यूई स्टार कोर को अवशोषित कर लिया था, अपने गुरुत्वाकर्षण को मजबूत कर लिया था और अपने स्तर में काफी सुधार कर लिया था।
इस साधना काल के बाद उनकी मानसिक शक्ति में भी काफी वृद्धि हुई थी, जिससे उन्होंने मध्य चरण स्वर्ण के मार्ग पर एक बड़ी छलांग लगाई और आधिकारिक तौर पर अंतिम चरण स्वर्ण की ओर अपना अभियान शुरू कर दिया। अब जब उसने पहली बार तारामय फल के वृक्ष में प्रवेश किया था, उसकी तुलना में उसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी। उन्हें इस बात का भी पूरा भरोसा था कि वहां से निकलने के बाद उन्हें छिपना नहीं पड़ेगा, बल्कि वे अन्य छात्रों और यहां तक कि कुछ बड़े छात्रों के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। अगर ऐसा था तो फिर यहां क्यों रुके? उन्होंने और मीना ने आसपास के इलाकों की छानबीन की और उन्हें लगभग कोई तारा क्रिस्टल नहीं मिला। मीना का चेहरा एक पल के लिए उदास सा हो गया। फिर उसने ऊपर देखा और लक्ष्य की ओर मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तो मुझे कल सुबह फोन करना और हम साथ में चलेंगे। बोलने के बाद मीना लक्ष्य के छोटे से घर में वापस चली गई, मानो सोने के लिए। लक्ष्य एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसके चेहरे पर एक समझदारी भरी मुस्कान आ गई। अगली सुबह लक्ष्य ने मीना को जाने के लिए फोन नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने स्वादिष्ट भोजन बनाना जारी रखा। पिछले कुछ दिनों में उन्हें पता चला कि फल के पेड़ के अंदर की फूलों की कलियां खाने योग्य होती हैं। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से उन्हें भूनकर खाने के लिए एक थाली बनाई। कोई भी बर्तन सुरक्षित नहीं था। पिघली हुई धातु किसी भी समय बदल सकती थी। मीना ने कुछ नाखुशी के साथ खाना खत्म किया। लक्ष्य ने अभी भी जाने का जिक्र नहीं किया। इसके बजाय उसने मीना को तारों को निहारने के लिए खींच लिया। दिन के समय भी पेड़ों के झुरमुट धुंधले रहते थे। लक्ष्य ने मीना को कई कहानियां सुनाई, जिनमें से कुछ आधी सच थी, जिससे अंततः उसे आराम मिला। उसे शायद ये एहसास हो गया था कि लक्ष्य का तुरंत जाने का कोई इरादा नहीं था। पेड़ों की लताओं को झूलों में पिरोना, स्वादिष्ट भोजन बनाना, कहानियां सुनाना, 3 दिनों तक उन दोनों ने असामान्य रूप से कोई अभ्यास नहीं किया। इसके बजाय वे बस वही रहने लगे, मानो बाहर की हर चीज को भूल गए हों। चौथे दिन की सुबह तक जब लक्ष्य ने पहरा दे दिया था और मीना ने नहा लिया था, तब जाकर उसने लक्ष्य से पहल करते हुए कहा, आइडल, मेरे कुछ दिन बहुत अच्छे बीते हैं, लेकिन अब हमें चलना चाहिए। हम मार्शल आर्टिस्ट हैं। हम मौज मस्ती में लिप्त नहीं हो सकते, आप जानते हैं ना। लक्ष्य ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी, ये सोचते हुए कि आखिर कौन आनंद में लिप्त है। दोनों ने अपना सामान पैक किया और जाने की तैयारी करने लगे। मीना ने साफ तालाब की ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ी सी अनिच्छा झलक रही थी। मुझे लगता है कि मैं यहां जरूर वापस आऊंगा। तुम्हें ये याद रखना होगा, मीना ने धीरे से कहा। उसे पता नहीं था कि वो किससे बात कर रही है। स्टार फ्रूट के पेड़ के उत्तरी भाग में सबसे कम लोग थे। पूर्व, दक्षिण और पश्चिम सभी भागों में अधिक भीड़ थी। उन तीनों तरफ से सूर्य की रोशनी मिलती थी। तारा फल का पेड़ ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करता था, जबकि उसके पास स्थित सबसे बड़ा खगोलीय पिंड सूर्य था, और सूर्य की रोशनी उस ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोतों में से एक थी। उत्तर दिशा में सूर्य की रोशनी हमेशा के लिए नहीं पहुंच पाई, इसलिए वहां की प्राकृतिक परिस्थितियां खराब थी और तारा क्रिस्टल शायद ही कभी बनते थे। लक्ष्य और मीना उत्तरी जंगल से बाहर निकले। मीना ने पूछा, अब किधर चले? चलो पश्चिम की ओर स्थित चींटियों के घोंसले की ओर चलते हैं। वहां भीड़ होगी, लेकिन हमें कभी न कभी लोगों का सामना करना ही पड़ेगा। इसके अलावा संत मीना के मेरे शक्तिशाली अंगरक्षक होने के कारण कोशिश न करना कायरता होगी। शायद पहले ऐसा होता था, लेकिन कल रात तुम्हें साधना करते देखने के बाद मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अब नहीं हरा पाऊंगी। अब से मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत पड़ सकती है, मीना ने गंभीरता से कहा। संत मीना, खुद को कम मत समझो। युद्ध जनरल रैंक में तुम्हारी ताकत नितांत है। और क्या तुमने गौर नहीं किया, इतने दिनों तक साथ में अभ्यास करने से तुम्हारी शक्ति और भी बढ़ गई है। मैं बहुत ज्यादा वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन पिछली बार 494 के उन 2 उच्च स्तरीय युद्ध जनरलों के खिलाफ
तुम लगभग अकेले ही मुकाबला कर सकती थी। मीना ने गंभीरता से सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। झूठ बोलने या छल करने में असमर्थ इस लड़की को देखकर लक्ष्य जोर से हंस पड़ा। उसने अपनी गति तेज कर दी और कुछ घंटों बाद ट्री हार्ट लेक उसके सामने दिखाई देने लगी। चलो पश्चिम की ओर चलते हैं। धीरे धीरे खोजो, हमें चींटियों का घोंसला मिल जाएगा। लक्ष्य को सिरदर्द होने लगा था। उसे सिर्फ इतना पता था कि घोंसला पश्चिम में कहीं है, सटीक जगह नहीं, और पश्चिमी जंगल विशाल था। सरसरी तौर पर खोज करने में आधा महीना लग सकता था। वे साथ साथ चलते हुए जंगल के सामने एक विशाल शाखा के पास पहुंचे और ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आगे बढ़े या नहीं। तभी पीछे से और लोग आ गए। न तो लक्ष्य और न ही मीना हिले। वे देखना चाहते थे कि कौन है, शायद कोई उन्हें रास्ता बता सके। लगभग 7 या 8 लोग छाया के चारों ओर घूमे और उन्हें देखकर रुक गए। मीना, लक्ष्य, तुम दोनों साथ क्यों हो? वक्ता के बाल अफ्रीकी स्टाइल में बने हुए थे, जो अब चिड़िया के घोंसले जैसे दिख रहे थे। ये लक्ष्य के रूममेट मीनाक्षी थे। वो समूह के बीचों बीच चल रहा था। सबसे आगे एक सुंदर मार्शल आर्टिस्ट चल रहा था, जिसे शीर्ष युद्ध जनरल स्तर के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाता था। मोदू का गोपाल। गोपाल मूल्यांकन में तीसरे स्थान पर रहा। वो मीना ही नहीं बल्कि चेतन से भी हार गया था। फिर भी उसकी युद्ध क्षमता पर किसी को संदेह नहीं था। युद्ध के बाहर तो उसके अंक कम ही हुए थे। दृढ़ इच्छा शक्ति और वास्तविक युद्ध में वह किसी से कम नहीं था। यहां तक कि व्यावहारिक युद्ध परीक्षण में भी वो शांत दिखाई दिया, मानो उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई हो, जिससे उसकी वास्तविक क्षमता छिपी रही हो। मोडू के उन 2 लोगों के अलावा 2 लोग जाफना से थे और कई लोग तियानफू बेस सिटी से थे, जिनमें लक्ष्य का रूममेट सनी भी शामिल था। मीना को लक्ष्य के साथ देखकर गोपाल भी चौंक गई। वो झट से मुस्कुराया। क्या संयोग है, दोनों ग्रुप चैंपियनों से मुलाकात। क्या आप हमारे साथ चलना चाहेंगे? हम एंट नेस्ट की ओर जा रहे हैं। तुम चींटियों के घोंसले जा रहे हो। क्या तुम्हें रास्ता पता है? लक्ष्य ने पूछा। हाँ, हम में से एक व्यक्ति एक बार गया था, लेकिन अकेले उस जगह को संभाल नहीं पाया, इसलिए वो हमें इकट्ठा करने के लिए वापस आ गया। हमने आखिरकार ये टीम बनाई और साथ मिलकर हमला करने की योजना बनाई है। आप दोनों के साथ हमारी जीत की संभावना और भी बढ़ जाएगी। गोपाल ने ईमानदारी से बात की और सचमुच उन्हें आमंत्रित किया। लक्ष्य ने मीना की ओर देखा। मीना ने उसे प्यारी सी मुस्कान दी। मैं तुम्हारे निर्देशों का पालन करूंगी। लक्ष्य के सिर में झुनझुनी सी महसूस हुई। मीना दिखने में सीधी सादी हो सकती है, लेकिन मूर्ख नहीं थी। सबके सामने ऐसा कहने का उसका क्या मतलब था? हालांकि वे आधे महीने से अधिक समय से साथ रह रहे थे। दोनों में से किसी ने भी कुछ असामान्य नहीं दिखाया। वे खुशमिजाज खेल के साथियों की तरह व्यवहार कर रहे थे। सब कुछ स्वाभाविक लग रहा था। मीना शायद ही कभी मुस्कुराती थी। लक्ष्य ने उसे कुछ ही बार मुस्कुराते देखा था। इतनी चमकदार मुस्कान तो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो निश्चित रूप से जानबूझकर ऐसा कर रही थी। अपने अनुभव के आधार पर लक्ष्य तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंच गया, हालांकि वो अभी तक उसके उद्देश्य को समझ नहीं पाया था। निसंदेह उनकी सौम्य और मधुर स्वभाव ने वहां मौजूद सभी लोगों को चकित कर दिया। उनकी हैरानी देखकर लक्ष्य ने जल्दी से गोपाल से कहा, ठीक है, हम आपके साथ चलेंगे। आप आगे आगे चलिए। गोपाल ने अन्य ढंग से ओ कहा, खुशी व्यक्त करना भी भूलकर आगे बढ़ गया। बाकी बचे मार्शल आर्टिस्ट भी उस विशाल शाखा के सहारे उसके पीछे पीछे चल दिए। जब मीनाक्षी लक्ष्य के पास से गुजरा तो उसने चुपचाप अंगूठा उठाया। लक्ष्य, अब मुझे समझ आया कि मोटा नीरज तुम्हें अपना आदर्श क्यों कहता है। तुम सिर्फ कुंग फू में ही नहीं, बल्कि और भी कई चीजों में कमाल हो। मैं तुम्हारी बहुत प्रशंसा करता हूं। आज से तुम मेरे भी आदर्श हो। लक्ष्य के जवाब देने से पहले ही मीनाक्षी आगे बढ़ चुका था।
उनके पीछे मौजूद मार्शल आर्टिस्ट भी आगे बढ़ गए और लक्ष्य और दूसरा साथी उनके पीछे पीछे चले गए। फिर भी वे उनकी बातचीत सुन पा रहे थे। हे भगवान, क्या मुझे भ्रम हो रहा है? मीना ने बस मुस्कुरा दिया। बहुत ही सुंदर। मैं जीवन भर अमरावती बेस सिटी में रही हूं और इसे पहली बार देख रही हूं। सचमुच मेरी देवी बनने के योग्य है। ठीक है बच्चे, अब बस करो। वो तुम्हारी तरफ मुस्कुरा नहीं रही थी, तो तुम इतने घमंडी क्यों हो रहे हो? हाँ, मीना और लक्ष्य के बीच आखिर रिश्ता क्या है? देखो, वो उसके पीछे पीछे कदम से कदम मिलाकर चल रही है, मानो उसे डर हो कि कहीं वो भाग न जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि लक्ष्य ने कोई घिनौना काम किया हो और अब जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा हो? तुम मूर्ख हो। अगर मीना उनका पीछा करे तो कौन जिम्मेदारी नहीं लेगा, जब तक कि वो मर्द न रह जाए। वे साफ तौर पर प्यार में है। मेरा तो काम तमाम हो गया। मेरी देवी की शादी हो रही है। लक्ष्य की किस्मत ही अच्छी है। मैं उसे द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देना चाहता हूं। द्वंद्व युद्ध बकवास है। अगर तुमने लक्ष्य को जरा सा भी छुआ तो मैं शर्त लगाता हूं कि संत मीना तुम्हें सबसे पहले नष्ट कर देंगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आगे बढ़ो। क्या कोई कहावत नहीं है कि चमेली के फूल के नीचे मरने से प्रेम में डूबी आत्मा बन जाती है? अगर संत मीना खुद तुम्हें मार डाले तो भी तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं अगले साल इसी दिन तुम्हारी आत्मा से मिलने आऊंगी। दफा हो जाओ। क्या पियोनी के फूल के नीचे मरना का यही मतलब है? वैसे भी मैंने कुछ गलत नहीं कहा, बस उसकी मुस्कान बहुत खूबसूरत थी। कहीं तुम लोग देखना नहीं चाहते थे? ऐसा मत कहना। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करूंगा। लक्ष्य और मीना पीछे पीछे चल रहे थे। गपशप की आवाजें मक्खियों की तरह गूंज रही थी। लक्ष्य ने मीना की तरफ देखा। उसका सुंदर चेहरा शांत और भावहीन था, मानो उसे इन सब बातों से कोई लेना देना ही न हो। लक्ष्य ने कड़वी मुस्कान दी। तुमने ऐसा क्यों किया? मीना ने जवाब दिया। मुझे अपने चारों ओर मंडराते रहना पसंद नहीं है। इस तरह जो भी मुझे परेशान करना चाहेगा उसे पहले आपसे होकर गुजरना होगा। अब से आप मेरे सामने खड़े रहें, मैं आपके पीछे छिप जाऊंगी। और याद रखना, मेरे परेशान करने की शिकायत मत करना। हां, किसी को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करना और फिर भी इतना न्याय संगत दिखना, ऐसा तो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। मीना ने धीरे से जवाब दिया। उसका लहजा बिल्कुल भी मजाक वाला नहीं था। लक्ष्य थोड़ा चौंक गया, फिर उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी गति बढ़ा दी और मीना को समूह के आगे ले आया। पीछे रहना उसे असहज लग रहा था। गोपाल ने लक्ष्य को आते देखा और सबसे पहले मुस्कुराया। भाई लक्ष्य, आपको तो वाकई बहुत बड़ा आशीर्वाद प्राप्त है। जवाब का इंतजार किए बिना उसने विषय बदल दिया और मीनाक्षी को बुलाया। मीनाक्षी, क्या तुम चींटियों के घोंसले में नहीं गई थी? आओ और भाई लक्ष्य और मिस मीना को स्थिति के बारे में विस्तार से बताओ, ताकि हम सब तैयारी कर सकें। मीनाक्षी आगे बढ़कर चलते हुए बोला, मैं एक बार गया था, समूह से अलग हो गया और गलती से उस जगह पर पहुंच गया। मैंने बाकी लोगों को बता दिया है। मैं आप दोनों के लिए दोहरा देता हूं। चींटियों का घोंसला सूखी शाखाओं का एक विशाल क्षेत्र है, जो सूखी टहनियों और पत्तियों से भरा हुआ है। अन्य जगहों की तरह साफ सुथरा नहीं है। यह स्थान सुरक्षित है, इसलिए समय के साथ धूल के छोटे छोटे ढेर लग जाते हैं, जिससे ये चींटियों के लिए स्वर्ग बन जाता है। वहां बहुत सारी चींटियां होंगी। लक्ष्य ने बीच में कहा, ठीक है, मुझे यकीन है कि यहां आने के बाद से आपने कई कीड़े मकोड़े देखे होंगे, लेकिन आपने निश्चित रूप से उत्परिवर्तित चींटियों के झुंड नहीं देखे होंगे। ये दृश्य इतना घना है कि मैं इसका वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं जानता। मीनाक्षी ने एक पल सोचा और एक शब्द कहा, अत्यंत प्रभावशाली। बिल्कुल सही, अत्यंत विशाल। चींटियां मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली, इनमें से अधिकांश श्रमिक चींटियां हैं, जिनमें से प्रत्येक पुराने कैलेंडर युग के बाघ के आकार की होती है। इनकी संख्या गिनना असंभव है।
ये भोजन इकट्ठा करती है, सामान ढोती है, और यद्यपि व्यक्तिगत रूप से बहुत मजबूत नहीं होती, लेकिन इनकी विशाल संख्या भयावह होती है। श्रमिक चींटियों के अलावा यहां 4-5 गुना बड़ी शक्तिशाली सैनिक चींटियां भी है। इनकी संख्या भी बहुत अधिक है। हालांकि शुरुआत में ये ज्यादा दिखाई नहीं देती, लेकिन जैसे ही कोई घोंसले में घुसने की कोशिश करता है, अनगिनत सैनिक चींटियां बाहर निकल आती है। इनकी युद्ध शक्ति भयंकर होती है। हालांकि ये अन्य कीड़ों की तुलना में व्यक्तिगत रूप से कमजोर होती है, लेकिन जब ये सामूहिक रूप से हमला करती है तो कोई भी इनका सामना नहीं कर पाता। मैंने स्वयं 9वें स्तर के युद्ध सेनापति को सैकड़ों सैनिक चींटियों द्वारा कुछ ही सेकंड में कंकाल में तब्दील होते देखा है। तो सैनिकों और मजदूरों के अलावा? मीना ने बगल से पूछा। उस खूबसूरत चींटी की बातें सुनकर मीनाक्षी चौकन्ना हो गया। मजदूरों और सैनिकों के अलावा उड़ने वाली चींटियां भी होती है। इनके पंख होते हैं और ये घोंसले के ऊपर पत्तियों में और आसपास की सूखी शाखाओं में छिपी रहती है। अगर कोई उड़ने वाला कीड़ा या मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति इनके पास आने की कोशिश करे तो उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। इतनी सारी चींटियों के बावजूद तुम जाने की हिम्मत कैसे करते हो? बेशक हम जाते हैं। दरअसल क्योंकि बहुत कम लोग ही वहां तक पहुंच पाते हैं। वर्षों से वहां तारा क्रिस्टल के ढेर जमा हो गए हैं। ताराकोर चरण में तो शायद ही कोई है। अधिकतर उल्कापिंड या धूमकेतु स्तर के हैं, यहां तक कि ग्रह या तारा स्तर के भी। जोखिम उठाने वाले लोग वहां आते हैं। मीनाक्षी रुका। एक बार चींटियों के घोंसले के अंदर जाने के बाद आपको न केवल चींटियों से बल्कि इंसानों से भी लड़ना पड़ता है। इसलिए हम एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि वो जगह एक युद्ध क्षेत्र है। आज की ये कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आपको सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा लगा। ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुनते रहिए द स्टोरीवर्स।